नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़े ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ एक बार फिर से आपके सामने नए वीडियो में नए क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और आपके एग्जाम में लगातार यह क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना बढ़ाए हुए। साथ ही सभी से निवेदन रहेगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। उर्वरक यानी खाद जो हम खेतों पर यूज करते हैं, तो उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। देखिए विकल्प 4 मिलेंगे आपको। फ्लोरीन है, पोटेशियम है, सीसा है, एल्युमिनियम है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर बताने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है सभी को। राइट आंसर आपको बता देते हैं, सही उत्तर है पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा तत्व प्रयोग में लाते हैं, पोटेशियम का। यहाँ पर देखिए हमारे एक क्वेश्चन के साथ डिटेल भी रहती है, डिटेल आपको दे देते हैं। पोटेशियम क्लोराइड उर्वरक तथा अन्य पोटेशियम लवणों के बनाने के उद्योग में बड़ी मात्रा में काम आता है। पोटेशियम क्लोराइड ध्यान रखिएगा, पोटेशियम में भी अगर कैटेगरी बना दी जाए विकल्प में तो आपको पोटेशियम क्लोराइड, ये आपको राइट आंसर में ओके करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। निम्न में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो क्लोरोफिल के बारे में डिटेल आपको बता दें। क्लोरोफिल हरे कलर का एक वर्णक होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण में यह इम्पोर्टेंट भागीदारी करता है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल का घटक नहीं है। हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन और कैल्शियम, कौन सा इसमें से क्लोरोफिल का घटक नहीं है। राइट आंसर आपको दे देते हैं कैल्शियम। यहाँ पर राइट आंसर डी वाला हो जाएगा इसका। यहाँ पर देखिए डिटेल में कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो ये राइट आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जी। ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक जो है और हिमांक क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं। पानी में नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन की डिमांड आज का जो पेपर, आज के समय का जो पेपर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वो आपसे क्वेश्चन के नॉलेज के साथ आपकी दिमागी, बौद्धिक, तार्किक शक्ति को भी यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन उत्तर आप बताने में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि पानी में नमक अगर हम मिला दें तो पानी का जो क्वथनांक होगा वह क्या होगा। तो क्वथनांक वह होता है जिससे पानी का जो यहाँ पर कहेंगे उबलने का जो होता है वो क्वथनांक कहेंगे, और हिमांक या गलनांक यानी जिस पर पानी जो है तो जम जाए या गल जाए, तो ये हिमांक में आ जाता है। ठीक, तो क्वथनांक यहाँ पर देखिए क्वथनांक और हिमांक क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, राइट आंसर है क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, यानी क्वथनांक आपका बढ़ जाएगा, हिमांक आपका घट जाएगा। नमक मिलाने से क्वथनांक आपका बढ़ जाएगा और हिमांक जो है घट जाएगा। यानी क्वथनांक किसको आपको बताए हैं, यहाँ पर क्वथनांक बताए हैं जिससे उबलने की शक्ति ज़्यादा हो जाए पानी में, जल्दी यहाँ पर टेम्परेचर उसका उबलने का हाई कर दे तो क्वथनांक कहलाएगा, तो वो बढ़ जाएगा नमक मिलाने से। और जो हिमांक होता है गलनांक या हिमांक एक ही चीज़ है, तो हिमांक जो है घट जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, हिमांक घट जाएगा। तो डिटेल भी इसका यहाँ पर देखिए कि जब जल में नमक मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक में वृद्धि होती है, हिमांक में कमी आ जाती है, क्वथनांक बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। भूरा कोयला किसको कहा जाता है, एंथ्रासाइट को, बिटुमिनस को, कोक को, लिग्नाइट को। देखिए इसके बारे में भी आप जानते हैं लेकिन दिक्कत आपको महसूस होगी उत्तर में कि किसको भूरा कोयला कहा जाता है। तो कोयला तो अमूमन काला होता है, लेकिन भूरा कोयला किसको कहा जाता है, तो इसमें से राइट आंसर है लिग्नाइट को कहा जाता है। बाकी ये तीन जो है काले कोयले की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिग्नाइट के बारे में डिटेल दे देते हैं। लिग्नाइट निकृष्ट वर्ग का पत्थर कोयला है। इसका रंग कत्थई या काला भूरा होता है तथा अपेक्षित घनत्व भी
पत्थर कोयला से कम होता है। यह वनस्पतिक ऊतक यानी प्लांट टिश्यू के रूपांतरण की प्रक्रिया अवस्था को प्रदर्शित करता है, जो भूरा कोयला होता है, लिग्नाइट। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर भी गलती करते हैं। ये नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है तो ऑक्सीजन के कारण होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग ऑक्सीजन ही लगाते हैं। इसके लिए एग्जैक्ट आंकड़ा आपसे बनना चाहिए। तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो गैस होती है वह होती है नाइट्रोजन। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला वाला, नाइट्रोजन। इसका डिटेल आपको यहाँ पर दे देते हैं। देखिए, नाइट्रोजन जो होती है एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N होता है। इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। समान ताप और दाब पर यह गैस तथा पृथ्वी के वायुमंडल पर लगभग 78% जो है नाइट्रोजन उपस्थित है। यह सर्वाधिक मात्रा में तत्व के रूप में उपलब्ध पदार्थ भी होता है। यह रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन भी होती है, प्रअक्रिय गैस होती है। इसकी खोज जो है 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। ये कंप्लीट नाइट्रोजन के बारे में डिटेल यहाँ पर है। इसका नाइट्रोजन का खोज 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने किया। 1773 में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। यहाँ पर किससे बचाती है? ओजोन नाम की एक परत होती है हमारे वायुमंडल पर, ओजोन लेयर उसको कहते हैं। वह हमारे बायोस्फीयर को बचाती है इंफ्रारेड किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, एक्स किरणों से और गामा किरणों से। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत डीपली विकल्प के साथ हैं, इसके बारे में आप जानते रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं किरणों से बचाती है, लेकिन कौन सी किरणें यहाँ पर होंगी? तो यहाँ पर राइट आंसर यूवी किरणें जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, बी इज राइट आंसर होगा। इसका डिटेल आपको यहाँ पर दे देते हैं। देखिए, यहाँ पर वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, जहाँ इसका निर्माण ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव स्वरूप होता है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। यह ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है। यह समुद्री वायु में उपस्थित होती है। ऑक्सीजन की एक मंद सूक्ष्म धारा नीरव विद्युत विसर्जन से गुजर जाने पर ओजोन में परिवर्तित होती है। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस होती है, जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए 0.02% पाई जाती है ओजोन। समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ओजोन एक विषैली गैस होती है और तीक्ष्ण गंध आती है ओजोन की। सूत्र O3 होता है और इसकी जो परसेंटेज मात्रा है 0.02% यह पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वायुयानों के टायरों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान यानी हवाई जहाज जो होते हैं, उनमें जो टायर लगे होते हैं उसमें कौन सा गैस भरते हैं? तो हाइड्रोजन भरते हैं, हीलियम भरते हैं, नाइट्रोजन भरते हैं, नियॉन भरते हैं। तो कौन सा गैस का उपयोग करते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए हीलियम का उपयोग यहाँ पर करते हैं। राइट आंसर हीलियम। हीलियम के बारे में डिटेल आपको दे देते हैं, क्यों करते हैं। देखिए, वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम एक रासायनिक तत्व होता है जो प्रागैसीय अवस्था में रहता है। यह एक निष्क्रिय गैस होती है, यह नोबल गैस इसको कहते हैं, तथा रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है और विषहीन नॉन टॉक्सिक भी होता है। इसका परमाणु क्रमांक जो हीलियम का होता है वो 2 होता है। सभी तत्वों में इसका क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एवं गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे कम होता है। तो क्वथनांक भी कम होता है और गलनांक भी कम होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों जो है कम होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये पूरा डिटेल है हीलियम के बारे में। तो हीलियम गैस भरी जाती है वायुयान के टायरों में। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो ग्रीन हाउस गैस तो बहुत सी होती हैं, लेकिन प्रमुख कौन सी होती है? तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्रीऑन है। तो ग्रीन हाउस गैस यानी गर्म गैस कौन सी है? गर्म गैस इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी है? प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। CO2 इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है। यहाँ पर डिटेल इसके बारे में दे देते हैं। देखिए,
ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले 10 से 15 सालों में 40 गुना बढ़ गया है। यानी नंबर 1 में कार्बन डाइऑक्साइड आता है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, वाष्प, ओजोन ये भी गैस है, वाष्प भी गैस जो ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन नंबर 1 में कार्बन डाइऑक्साइड आता है क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में है। फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है। खनिज अम्ल कौन सा है? सिट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है और टार्टरिक अम्ल है। ये सभी अम्ल है और फल वगैरह में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें से खनिज अम्ल कौन सा है? तो दोस्तों इस तरह में बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है यहाँ पर कि आखिरकार खनिज अम्ल कौन सा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपको दे देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है या HCl जो होता है इसका, तो ये खनिज अम्ल होता है। क्यों यहाँ पर राइट आंसर आपको दिखाते हैं ये एक्सप्लेनेशन में। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल होता है। अकार्बनिक अम्ल है, इसमें कार्बन नहीं है। वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इस अम्ल का उल्लेख ग्लोबर ने 1648 में पहल किया था। जोसेफ क्रिस्टले ने 1772 में पहल तैयार किया और सर हम्फ्री डेवी ने 1810 में सिद्ध किया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का यौगिक है। इससे पहले लोगों की गलत धारणा थी कि इसमें ऑक्सीजन भी रहता है। तब इसका नाम म्यूरिएटिक अम्ल पड़ा था, या जो आज भी कहीं कहीं प्रयोग में आता है। तो ये भी आप नई चीज़ जान रहे हैं यहाँ पर कि जो HCl होता है, पहली चीज़ तो अकार्बनिक है, इसमें कार्बन नहीं है। ठीक, और जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि यहाँ पर खनिज अम्ल में, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और म्यूरिएटिक अम्ल इसको पहले नाम जाना जाता था, अभी भी प्रयोग किया जाता है कहीं कहीं पर। लेकिन इसमें यह भी पहले था कि ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 वैज्ञानिकों ने यहाँ पर इसके बारे में एक्सपेरिमेंटल करके पूरा डिटेल यहाँ पर किया है। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पर देखिए कि कौन सा खनिज अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक है। उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मिल गया है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में खट्टा करना एक उदाहरण है किस चीज़ का? दूध को दही में कन्वर्ट करके खट्टा करना, साबुनीकरण का, पुयन का, किण्वन का, स्टरीकरण का। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, दूध को दही में खट्टा करना उदाहरण किसका है? किण्वन का। तो किण्वन के बारे में आपको डिटेल दे देते हैं। देखिए, दही एक दुग्ध उत्पाद होता है जिसका निर्माण दूध के जीवाणुज किण्वन द्वारा होता है। लैक्टोज का किण्वन लैक्टिक अम्ल बनाता है जो दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया कर इसे दही में बदल देता है। साथ ही से इसकी खास बनावट और विशेष खट्टा स्वाद भी प्रदान करता है। सोया दही का एक गैर दुग्ध उत्पाद विकल्प होता है जिसे सोया दूध से बनाया जाता है। यानी जो नेचुरल दूध है उसके अलावा भी सोया दही भी आता है जिसको सोया दूध से ही बनाया जाता है। ये नेचुरल नहीं होता है, सिंथेटिक होता है, कृत्रिम होता है। तो यहाँ पर ये इसके बारे में डिटेल पूरा हो गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर इतने ही क्वेश्चन आपको बताएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल फ्री में, ताकि आगे के सभी वीडियो के प्रश्नों के उत्तर के साथ आपको डिटेल देखने का मौका मिल जाए। और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो पर।